हेलो फ्रेंड्स, आपने लास्ट वीडियो में मेरे साथ समझा था कि इक्विलिब्रियम मनी मार्केट में वहाँ आता है जहाँ डिमांड फॉर मनी इक्वल है सप्लाई ऑफ मनी के। और फिर हमने दो पॉइंट्स निकाले थे, अगर आपने ध्यान से देखा हो। बेसिकली हमने दो पॉइंट्स निकाले थे कि अगर डिमांड फॉर मनी कम है मनी सप्लाई से, या मनी डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है मनी सप्लाई से, तो क्या होगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं सिचुएशन ले रहा हूँ कि अगर डिमांड फॉर मनी कम है मनी सप्लाई से तो क्या होने वाला है, क्या पूरा का पूरा एडजस्टमेंट प्रोसेस रहेगा। बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, डिमांड फॉर मनी कम है। डिमांड फॉर मनी कम है इसका मतलब, बड़े एक एक चीज़ को बड़े आराम से ज़ीरो लेवल से समझिए। डिमांड फॉर मनी कम है इसका मतलब पीपल आर प्रेफरिंग टू होल्ड लेस मनी इन हैंड। लोग जो है कम पैसा अपने हाथों में रखना चाहते हैं, उनको पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्या दूसरी सेंस में मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, पीपल आर प्रेफरिंग टू कीप द अमाउंट इन बैंक्स और इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि पैसे को बैंक में रखा जाए या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। होपफुली आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है। डिमांड फॉर मनी कम है इसका मतलब पीपल आर प्रेफरिंग टू होल्ड लेस मनी इन हैंड, मतलब पीपल आर प्रेफरिंग टू कीप द अमाउंट इन बैंक्स और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। अब ध्यान से समझिए, अगर लोग इफ़ दे आर कीपिंग इट इन बैंक्स, अगर वो उसे बैंक्स में रख रहे हैं, दोनों बातें समझाता हूँ। अगर वो उसे बैंक्स में रख रहे हैं तो होगा क्या, डिपॉजिट्स विद बैंक्स will increase, yes or no? Therefore banks will decrease the interest on deposits। जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक फिर उस भाई बैंकों पे इतना पैसा आएगा तो बैंक कहाँ संभालेंगे, अगर बैंक क्या ब्याज ही देते रहेंगे। आप देखो डीमोनेटाइजेशन में हुआ क्या, डीमोनेटाइजेशन में बैंकों पे इतना पैसा पहुंच गया तो बैंकों ने अल्टीमेटली क्या किया, जो एफडी का रिटर्न 9.5%, 10%, 11% तक चला गया था, वो घट के 6% तक आ गया। क्यों? क्योंकि बैंकों पे इतने ज़्यादा डिपॉजिट्स पहुंच गए। डिपॉजिट्स विद बैंक विल इंक्रीज, सो देयरफॉर दे विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट्स। और व्हेन दे विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, इट मीन्स इंटरेस्ट विल फॉल। हाँ या ना, इंटरेस्ट जो है वो क्या करेगा, फॉल करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर बैंक्स में रखा और इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स के हिसाब से भी समझा रहा हूँ आपको, इन बॉन्ड्स। अब देखो होता क्या है, बॉन्ड्स के केस में सपोज एक बॉन्ड है, उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट है, सपोज आपको पता है बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है 8% है, ठीक है। तो इंटरेस्ट उस पर साल का बन कितना रहा है, 1000 का 8% कितना, 80 रुपये। समझ में आ रहा है आपको? श्योर। और बॉन्ड्स पे आपको 80 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है अगर फेस वैल्यू उसकी 1000 है। अब अगर सारे लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स विल स्टार्ट राइजिंग। जो बॉन्ड्स के प्राइजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मतलब 1000 रुपये वाला बॉन्ड से सपोज फेस वैल्यू 1000 बॉन्ड कम्स एट रुपीज़ 1200, वो 1200 रुपये का हो गया।
अब 1000 वाला बॉन्ड 1200 को मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो आपको कितना मिलता रहेगा उस पर, 80 ही मिलेगा। तो अगर आप अपनी यील्ड निकालेंगे परसेंटेज में, अपना नेट रिटर्न देखेंगे, तो वो आपको अब 8% नहीं मिल रहा, अब आपको 80 रुपये मिल रहे हैं 1200 रुपये इन्वेस्ट करके। यू आर गेटिंग 80 रुपीज़ बाई इन्वेस्टिंग रुपीज़ 1200। यस और नो? तो अगर आप इसे देखें 6.75% की नेट यील्ड मिल रही है। देख, बेशक वो 8% रही है, बट वो 8% तो मिल किस पे रहा है हमको, फेस वैल्यू के ऊपर मिल रहा है, जो उसकी है 80 रुपये मिल रहे हैं। बट वो प्राइस 1000 रुपये वाला बढ़ के कितना हो चुका है, 1200 हो चुका है। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ओवरऑल यील्ड जो है, नेट रिटर्न जो है वो कितना रह गया, 6.75%। मतलब अगर आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट विल फॉल। यस और नो? तो अगर डिमांड फॉर मनी कम है, इसका मतलब पीपल आर प्रेफरिंग टू होल्ड लेस मनी इन हैंड, मतलब पीपल आर प्रेफरिंग टू कीप द अमाउंट इन ईदर इन बैंक्स और इन्वेस्ट इन बॉन्ड। बैंक में रखेंगे तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया क्या होगा, और अगर बॉन्ड्स में रखेंगे तो पूरा प्रोसेस क्या होगा वो मैंने आपको समझा दिया। अब बड़े ध्यान से समझिए, इन दोनों ही सिचुएशन में आप एक चीज़ तो होपफुली ऑब्जर्व कर पाए कि जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या होगा, फॉल होगा। यस और नो? और अगर हमारा इंटरेस्ट फॉल होगा, आप देखिए इंटरेस्ट फॉल होना शुरू हो जाएगा, यही डायग्राम था, ठीक है। ये वाली सिचुएशन थी जहाँ पर मनी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड फॉर मनी कम है, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट है उस समय इस पॉइंट पर I1। तो अब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, और वो कब तक कम होता रहेगा, जब तक कम होता रहेगा जब तक न्यू इक्विलिब्रियम E जो है वो अचीव नहीं हो जाता। इंटरेस्ट विल फॉल, ठीक है, दोनों के केस में टिल इक्विलिब्रियम पॉइंट E इज अचीव्ड, जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट E जो है वो अचीव नहीं हो जाता। तो आप किसी भी एंगल से इसको समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट एंगल मैंने आपको समझाया, जब मनी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड फॉर मनी कम है, तो पूरा का पूरा जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है वो हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। अब आइए ज़रा इसको दूसरा एंगल से भी अगर हम समझें, यही चीज़ हम सामने रख के इसको समझते हैं, सेम चीज़ एकदम ध्यान से देखिए कि सपोज़ डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है और मनी सप्लाई कम है। वही लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, इनफैक्ट वही आप देखो असाइनमेंट सामने रख लिया मैंने, और बोलो। इसका मतलब पीपल आर प्रेफरिंग टू होल्ड मोर मनी इन हैंड, वो ज़्यादा पैसा हाथ में रख रहे हैं। येस और नो? पक्का? अब अगर ऐसा करे रहे हैं, इसका मतलब पीपल आर प्रेफरिंग टू कीप द लेस अमाउंट इन बैंक्स और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। अब देखो वही चीज़ एकदम, बस उसको वाइस वर्सा केस में ले रहा हूँ, हाँ या ना? तो अब होगा क्या, अगर वो बैंक्स की आप बात करते हैं, इन बैंक्स अगर आप बात करते हैं, तो बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम लैंग्वेज में डिपॉजिट्स विद बैंक्स, देखो सामने रख रखा है मैंने आपके, बस उसका अपोजिट लिखता जा रहा हूँ। डिपॉजिट्स विद बैंक विल डिक्रीज, हाँ या ना? तो होगा क्या, देयरफॉर बैंक्स विल इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, और कैन आई से इंटरेस्ट विल राइस, इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या करेगा, राइस करेगा। सेम वे अगर आप बॉन्ड्स में भी रखते हो, इन बॉन्ड्स, तो होगा क्या, अगर फेस वैल्यू 1000 का बॉन्ड था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारा मिल रहा था कितना, 8%, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 1000 का 8% कितना हो गया, 80 रुपये, ठीक है। तो
अब अगर बॉन्ड्स में रख ही नहीं रहे, वो बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर रहे हैं, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड्स विल स्टार्ट फॉलिंग, यस और नो। इससे होगा क्या, सपोज प्राइस ऑफ बॉन्ड कम्स डाउन टू 900, ठीक है। तो अगर आप अपनी उस केस के अंदर यील्ड निकालेंगे परसेंटेज में, तो आपको 80 रुपये का ब्याज 900 पे मिल रहा है, तो वो लगभग लगभग हमारा कितना बैठेगा, 9 72 80 8.9 के आसपास वो लगभग बैठेगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी हमारा हो क्या रहा है, इंटरेस्ट विल राइस, यस और नो। अब इंटरेस्ट अगर राइस करेगा, ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट विल राइस, यस और नो। तो अगर इंटरेस्ट विल राइज, कब तक होगा क्या, चलो पहले यहाँ देखो, यहाँ थे हम, जब डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है, सप्लाई मनी, इंटरेस्ट विल स्टार्ट राइजिंग, और कब तक, जब तक वो इक्विलिब्रियम हमारा ई अचीव नहीं हो जाता, टिल इक्विलिब्रियम ई इज अचीव्ड। जब तक इक्विलिब्रियम ई हमारा अचीव नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो होपफुली आपको सारी बातें मेरी समझ में आई कि अगर इक्विलिब्रियम वहीं क्यों आ रहा है जहाँ डिमांड फॉर मनी सप्लाई फॉर मनी के इक्वल है। अगर डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है सप्लाई फॉर मनी से, या सप्लाई फॉर मनी ज़्यादा है डिमांड फॉर मनी से, तो हमारा पूरा का पूरा एक एडजस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और वो मैंने आपको बताया। प्लीज़ यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ एल एम कर्व, और वो सारा का सारा जितना भी तक आपने पढ़ा है इस चीज़ को हम पूरा का पूरा उसमें रिकनसाइल करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि जब आप नेक्स्ट वीडियो देखें तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट टिप्स पर होने चाहिए, एटलीस्ट टिप्स पे ना हो तो सारी बातें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, ताकि आपको एलएम कर्व की डेरिवेशन करते हुए दिक्कत ना आए। एलएम कर्व के अंदर मैं कुछ भी बेसिक बात डिस्कस नहीं करूँगा, वो मैं ऑलरेडी अब तक आपके साथ सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।